हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन। चलो आज की जो जेई का राउंड हुआ है उसमें के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। हैव अ लुक। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द कोएफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस अल्फा बाय 2x रेज़ टू n इज़ 20। देन द रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ ऑफ अल्फा एंड n आर व्हाट। ऐसा पहला सवाल था। देखो बहुत ईजी सवाल है क्योंकि हमको इसका फार्मूला पता होता है TR+1 का। क्या होता है TR+1 का फार्मूला? एन सी आर फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म x है तो x रेज़ टू n माइनस आर, एंड सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म अल्फा बाय 2x रेज़ टू r. सो दिस इज द फार्मूला वी हैव फॉर व्हाट? TR+1 NCR x रेज़ टू n माइनस आर एंड अल्फा बाय 2x रेज़ टू r. अब उसका कहना ये है कि भाई चौथी टर्म जो है फोर्थ टर्म 20 है। अब फोर्थ टर्म 20 है मतलब r की वैल्यू 3 रख दो ऊपर वाले इक्वेशन में, मतलब ये 3 + 1 T4 बन जाएगा। तो ये ऊपर वाला इक्वेशन बन जाएगा T4, और इधर क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे ये जो पावर है ये n CR बन जाएगा NC3. सो आई विल बी गेटिंग NC3 देन x इज़ व्हाट? x रेज़ टू n माइनस आर मतलब n-3 और अल्फ़ा बाय 2x रेज़ टू 3. बट T4 उसने कितना दिया हमको? 20 दिया, तो ये लिख देता हूँ 20. अब एक्चुअली ये जो 20 है वो 20 एक्चुअली कोएफिशिएंट है, मतलब x वाले टर्म को छोड़ के जो नंबर आ रहा वो कोएफिशिएंट 20 है, ऐसा वो कह रहा है. तो ये हो रहा है NC3 देन x रेज़ टू n-3, और यहाँ पे अल्फ़ा का क्यूब आ रहा है, नीचे 2 का भी क्यूब आ रहा है और x का भी थर्ड पावर आ रहा है. तो यहाँ पे मुझे x के पावर को देखना ही नहीं, x की टर्म को देखना ही नहीं, क्योंकि x को छोड़ के बाकी का जो नंबर रहता है उसको कोएफिशिएंट कहा जाता है. तो अल्फ़ा क्यूब बाय 2 क्यूब एंड NC3 की वैल्यू 20 आ रही है. तो इसमें अल्फ़ा और n कितना होना चाहिए ऐसा वो पूछ रहा है. तो ये आ रहा है 20. अब ये 2 क्यूब जो है वो 8 होगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 20 × 8 इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे? NC3 अल्फ़ा रेज़ टू 3. तो अल्फ़ा रेज़ टू 3 इंटू NC3 आना चाहिए 160. सो अब देखो किस ऑप्शन में ये तुमको मिलता है. अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? n की वैल्यू 2 ले लो. अल्फ़ा एंड n पूछ रहा है, सॉरी. तो अल्फ़ा पहले आ रहा है, n बाद में आ रहा है. तो पहला ऑप्शन कह रहा है अल्फ़ा 2 लो और n को साथ लो. अल्फ़ा अगर मैं 2 ले लूँ, देखो ध्यान दो, अल्फ़ा अगर मैं 2 ले लूँ यहाँ पर तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो ये बन जाएगा 8. मतलब डेफिनेटली मुझे इसको लेना पड़ेगा अब 20, क्योंकि 8 × 20 मेरा आंसर है, या 160 मेरा आंसर है. तो इसमें अल्फ़ा का क्यूब 8 आ जा रहा है अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट मानूँ. तो फिर अगर मैं यहाँ पे 7 ले लूँ तो 7C3 कितना आता है देख लो. 7C3 20 आता है क्या? 7C3 यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ. 7C3 आएगा 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. तो 3 फैक्टोरियल तो आता है 6, 3 फैक्टोरियल 6 आता है. तो ये 6 और 6 कट गया, 35 आ रहा है. तो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए था NC3 की वैल्यू 20, नहीं मिल रही, मतलब पहला ऑप्शन हो गया रॉन्ग. अब तुम उसी तरीके से क्विकली चेक कर ले सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. चलो अब मैं यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है उसमें फिर से अल्फ़ा की वैल्यू 2 है. तो चलो ये n की वैल्यू 6 लेके देखते हैं. तो ये NC3 मतलब 6C3 बन रहा है. क्या वो 20 बनता है? चलो देखते हैं. 6C3 मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 - 3 फैक्टोरियल. मतलब इसको हम लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 6. ओहो हो, ये बन गया 20, मतलब ये बन रहा है 20. सो डेफिनेटली अल्फ़ा को अगर 2 पकड़ लिया जाए और n को 6 पकड़ लिया जाए, अल्फ़ा को 2 पकड़ लिया जाए और n को 6 पकड़ लिया जाए, तो ये ऑप्शन हो रहा है करेक्ट. इसका मतलब डेफिनेटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कौन सा? डी ऑप्शन. सो अल्फ़ा की वैल्यू हमने लेनी चाहिए 2 और n की वैल्यू 6 लेनी चाहिए. होप यू गॉट दिस. वेल लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर नाउ. क्या है दूसरा क्वेश्चन यहीं पे? ये देखो दूसरा सवाल. इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px + q = 0 आर tan 30 एंड tan 15 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ 2 + q - p इज़ हाउ मच इज़ द क्वेश्चन. देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? आई एम गोना राइट इट अगेन हियर. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + px + q = 0. तो इसके रूट्स अगर मान लो tan 15 और tan 30 है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू ले सकते हैं हम tan 15 और बीटा की वैल्यू ले सकते हैं tan 30. ठीक है, 2 रूट है इसके. अब tan 30 वैसे भी 1/√3 आता है, बट उसको वैसे रखेंगे. चलो तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमको कितना मिलने वाला है? -p. और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना मिलने वाला है? q c/a.
अब इसने हमको वैल्यू कहीं पूछी 2 प्लस क्यू माइनस पी की वैल्यू पूछी, 2 प्लस क्यू माइनस पी की वैल्यू पूछी। अब ये क्यू माइनस पी कैसे निकाले, या पी कितना है क्यू कितना है ये हमको नहीं पता। तो जब तक हम पी और क्यू नहीं निकालते तब तक 2 प्लस क्यू माइनस पी नहीं निकाल सकते। तो क्यू माइनस पी कैसे निकाले भाई, तो क्यू माइनस पी हमको निकालने के लिए देखो ये दो ऊपर वाली जो इक्वेशंस है उनकी करना पड़ेगी एडिशन। तो ऊपर वाले दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं इन दोनों को, तो मुझे मिल जाएगा इधर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अगर क्यू माइनस पी मिल गया ना तो फिर बाद में मुझे उसमें दो ऐड कर देंगे तो आंसर कौन सा है करेक्ट मिल जाएगा। बट अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्यू है। तो अल्फ़ा की जगह मैं लिख सकता tan 15 और बीटा की जगह रखता tan 30। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा tan 15 प्लस tan 30 और अल्फ़ा बीटा बन जाएगा tan 15 इंटू tan 30 इज इक्वल टू आ रहा है क्यू माइनस पी। अब भाई इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो इसकी वैल्यू हम बहुत क्विकली निकाल सकते हैं। देखो tan 45 हम ले सकते हैं tan 30 प्लस 15 डिग्री, और इसको अगर एक्सपांड करें तो tan 45 तो 1 आता है, tan 30 प्लस 15 मतलब tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। tan a प्लस बी बनता है tan a प्लस tan b, मतलब tan 30 प्लस tan 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 tan 15। सी अब ये वैल्यू अगर तुम आगे एक्सपांड करोगे ना तो तुमको इधर क्या मिलेगा, ये वाली टर्म पूरी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इक्वल टू tan 30 प्लस tan 15 मिलेगा, मतलब 1 माइनस tan 30 tan 15 की वैल्यू तुमको मिलेगी tan 30 प्लस tan 15। अब ये वाली टर्म उधर जाके ऐड कर देंगे तो tan 30 प्लस tan 15 प्लस tan 30 इंटू tan 15 इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1। देखो ज़रा, तो ये जो tan 15 tan 30 tan 15 tan 30 ये जो वैल्यू थी ये मुझे मिल गई और उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है 1, मतलब q माइनस पी की वैल्यू आ गई 1। अब q माइनस पी की वैल्यू अगर 1 आई तो उस 1 में 2 ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर 3 आ जाएगा ना भैया। तो भैया ये बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। होप यू गॉट दिस। तो बहुत ही ईजिली ये हो रहा है सॉल्व। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी देन 1 बाई बी प्लस सी 1 अपॉन सी प्लस ए एंड 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन विच प्रोग्रेशन। देखो इसने हमको ये दे दिया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है, ए पी में। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है और सवाल ये पूछ रहा है कि भाई 1 बाय बी प्लस सी 1 बाय सी प्लस ए और 1 बाय ए प्लस बी किस प्रोग्रेशन में आएंगे, ये तीनों अगर ए पी में है तो हम एटलीस्ट ये तीनों ए पी में है तो ऐसा बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट वी कैन से। तो भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो कि कुछ ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है बट एक ए पी में अगर कोई कांस्टेंट टर्म अगर हम ऐड करें, जैसे ये 3 टर्म है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके हर टर्म में ना अगर मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐड करूँ, बी स्क्वायर में भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐड करूँ और सी स्क्वायर में भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐड करूँ, तो आने वाले नए 3 टर्म में भी कै में रहते हैं, ए पी में रहते। आने वाले 3 टर्म्स भी किस में आते हैं, ए पी में आते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखूं तो मुझे पता चलेगा कि यार ए स्क्वायर प्लस ए बी में से ए को कॉमन ले सकता, बी सी प्लस सी ए में से सी को कॉमन ले सकता। तो मुझे यहाँ पे इसके फैक्टर्स मिलेंगे ए प्लस बी एंड ए प्लस सी। इसके मुझे फैक्टर्स मिल जाएंगे, क्या मिलेंगे देखो फिर से ए प्लस बी और बट यहाँ पे मिलेगा दूसरा फैक्टर बी प्लस सी। इसके भी मुझे 2 फैक्टर मिल जाएंगे, क्या मिलेंगे सी प्लस ए और दूसरा फैक्टर मिलेगा सी प्लस बी। तो एक्चुअली ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, इनमें से 2 फैक्टर्स यहाँ पे आए। यहाँ पे आया ए प्लस बी और सी प्लस ए, यहाँ पे आया ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आया सी प्लस ए बी प्लस सी। मतलब ये एक्चुअली 3 फैक्टर का ही खेल है। पहला फैक्टर है ए प्लस बी, दूसरा है बी प्लस सी और तीसरा है सी प्लस ए। इस तीनों में से पहला और तीसरा फैक्टर यहाँ पे लिया, यहाँ पे पहला और दूसरा फैक्टर लिया, यहाँ पे तीसरा और दूसरा फैक्टर लिया है ना, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तीनों में के दोनों को चूज़ किया गया है और ये तीनों ए पी में आ रहे हैं। क्योंकि देखो ये ऊपर वाला ए पी में है तो उसी में कांस्टेंट टर्म हमने ऐड की तो ये भी ए पी में आएगा, तो ये हमने उसके जस्ट फैक्टर्स डाले तो ये भी ए पी में आ रहा। अब क्या करेंगे, इसको तीनों को ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए 3 फैक्टर से डिवाइड करेंगे। जब मैं इसको ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए
तीनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करूंगा तो a प्लस बी वाला फैक्टर और a प्लस सी वाला फैक्टर कट जाएगा, क्या बचेगा फिर 1 डिवाइडेड बाय b प्लस सी बचेगा। जब मैं इस सेकंड वाली टर्म को जो कि a प्लस बी इंटू बी प्लस सी है, इसको a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए से डिवाइड करूंगा तो b प्लस सी और a प्लस बी तो कट जाएंगे ना भैया, फिर क्या बचेगा नीचे सिर्फ c प्लस ए बचेगा और लास्ट में क्या बचेगा वैसे ही a प्लस बी बचेगा। तो ये मैंने कांस्टेंट टर्म से डिवाइड किया AP के हर टर्म को, ये जो AP थी उसके हर टर्म को a प्लस बी प्लस सी प्लस ए के कांस्टेंट टर्म से डिवाइड किया, इसलिए आने वाली नई सीक्वेंस भी किस में होगी, AP में होगी। सो दैट विल आल्सो बी इन AP. So right answer to this question would be A. Well, look at the next question here now. Let C be the circle with the center 0, 0 and radius 3 units. The equation of the locus of midpoints of the chords of the circle C that subtend an angle of 2 pi by 3 at its center. हाँ, क्या बोल रहा है, ये एक सर्कल है, ओके सर्कल निकाल लिया मैंने यहाँ पे, सर्कल का सेंटर 0, 0 है, चलो ठीक है 0, 0 सर्कल का सेंटर निकाल लेता हूँ। और क्या पूछ रहा है ये, रेडियस कितनी है 3, रेडियस 3 ले लेता हूँ। द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल सी दैट सबटेंड एन एंगल 2 पाई बाई 3। क्या करेंगे, इसकी जो कॉर्ड है, कोई तो एक कॉर्ड ले लेंगे और इस कॉर्ड का मिड पॉइंट ले लेंगे, मान लो अल्फ़ा कॉमा बीटा, और इस अल्फ़ा कॉमा बीटा का मुझे इक्वेशन निकालना है, लोकस का इक्वेशन निकालना है। तो सवाल ये है कि ये जो कॉर्ड है, मान लो ये कॉर्ड, कोई भी एक कॉर्ड जो सेंटर पे कितना एंगल बना रही भैया, 2 पाई बाई 3। देखो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, ये अल्फ़ा कॉमा बीटा यहाँ से डिलीट करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो यहाँ पे एंगल कितना हो रहा है, 2 पाई बाई 3। तो मैं अगर ये मिड पॉइंट है ना, अल्फ़ा कॉमा बीटा मिड पॉइंट मैंने एज्यूम किया, तो यहाँ से ज्वाइन करूँ तो ये राइट एंगल होगा और इधर एंगल 60 आएगा। 2 पाई बाई 3 मतलब 120, तो ये टोटल एंगल 120 है, तो इधर वाला एंगल कितना होगा भाई, ये वाला एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो ये 60, 30, 90 का एंगल हो रहा है। तो ये अल्फ़ा कॉमा बीटा की दूरी कितनी होगी यार, ये एंगल 30 होगा इधर का, तो ये 30 होगा, मतलब रेडियस के हाइपोटेनस के हाफ होगा। मतलब ये O से लेके मिड पॉइंट, हमको मिड पॉइंट के लोकस का इक्वेशन निकालना है, मतलब मिड पॉइंट का इक्वेशन निकालना है। तो O से लेके यम तक की दूरी होगी हाइपोटेनस, जो कि रेडियस है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस 3 की हाफ, रेडियस की हाफ 3/2। OM हम कैसा निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं, 0, 0 और अल्फ़ा कॉमा बीटा का डिस्टेंस, मतलब अल्फ़ा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 3/2। तो ये आ रहा रूट के अंदर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 3/2। स्क्वायर कर देंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा 9/4। इसका मतलब जो हमने मिड पॉइंट अल्फ़ा कॉमा बीटा पकड़ा था वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके मिड पॉइंट को हम लोकस पे ले रहे। तो ऐसी ए बी के जैसी दूसरी एक हम पी क्यू निकाल सकते हैं, उसका मिड पॉइंट भी 3/2 दूरी पे होगा, तो उसके मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर भी 9/4 ही आएगा। इसका मतलब मिड पॉइंट का जो लोकस होगा, या जितने भी मिड पॉइंट्स आएंगे ऐसे अलग अलग कॉर्ड्स के जो सेंटर पे 2 पाई बाई 3 एंगल सबटेंड कर रहे हैं, उन सारे कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस का इक्वेशन आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इक्वल टू 9/4। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑफ कोर्स व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4। इज इट देयर समवेयर? यस, इट इज देयर इन D option. So D option would be correct to this question. Okay, well, move on to the next question now. क्या है भैया अगला सवाल, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log ऑफ e बाई एक्स स्क्वायर log ऑफ e एक्स स्क्वायर। वेल इसको ना बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ये आ रहा है क्या, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log ऑफ e, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ a बाई बी को हम log a माइनस log b लिख सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है देखो, अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाए तो ये बन रहा है भाई tan इनवर्स ऑफ log ऑफ e मतलब 1 माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 2 log ऑफ x डिवाइडेड बाय, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ e टू द बेस e 1 प्लस 2 log x। दिस इज व्हाट आई कैन राइट। और सेकंड टर्म क्या है देखो, tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 log x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 log x। सो थोड़ा ध्यान दो, बहुत ईजी है ये। अब tan इनवर्स ऑफ, ये पहली टर्म क्या हो रही, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये 1 को अल्फ़ा पकड़ेंगे, और 1 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्चुअली 2 log x के मल्टीप्लिकेशन में 1 है,
तो अल्फ़ा माइनस बीटा 1 प्लस अल्फ़ा बीटा का tan इनवर्स, मतलब ये हो रहा है tan इनवर्स ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा, बीटा है 2 log x, चलेगा। और प्लस सेकंड वाले में भी वैसा ही है, tan इनवर्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, तो ये हो रहा है tan इनवर्स ऑफ 3, लेकिन अब यहाँ पे प्लस आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 log x। ओहो, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए ना भैया। तो y इक्वल टू क्या आ रहा, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, तो y तो कांस्टेंट हो जा रहा क्योंकि उसमें अभी x की टर्म ही नहीं आ रही, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा 0, देयरफॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल आल्सो बी 0, dy बाई डी एक्स 0 हो गया तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी 0 होगा, तो राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन वुड बी A ऑफ कोर्स। सो वेरी इजी क्वेश्चन। हैव अ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। If fractional part denotes the fractional part, ये curly bracket denotes the fractional part of the x, then the range of the function f of x equal to, अब ये f of x क्या है भाई, स्क्वायर रूट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा कुछ फंक्शन है। तो ये सवाल पूछ रहा है कि इसका रेंज निकालो। रेंज मतलब आउटपुट क्या क्या आ सकता है। देखो एक बात तो क्लियर है कि क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट निगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं, तो इसके आउटपुट में पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगे। वैसे पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इसके आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, नंबर ही नहीं आएगा, इसकी वैल्यू ही नहीं निकल सकती। और दूसरा नंबर ये कह रहा है कि भाई इसमें ज़ीरो आएगा, 0 से 1/2 तक के सारे नंबर आ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसमें 0 और 1/2 ही आएगा, और लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि इसमें 0 आएगा। आई फील कि इसमें 0 तो आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए, देखो x अगर इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, तो उसका 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर x इंटीजर है, जैसे x को 3 ले लिया मैंने, तो 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ रहा, तो 0 इंटू 2 0 आएगा, और 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ रहा, उसका स्क्वायर भी 0 आ रहा, तो 0 तो आना ही है, 0 तो आना ही है इसमें, ये बात तो क्लियर है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखो सॉरी, मतलब ए ऑप्शन तो रॉन्ग है, ये बात तो क्लियर हो गई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 का ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 1, मैं राइट इट लाइक दिस। तो भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू अगर 0 होगी तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 हो रहा, मतलब x इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0, 0 माइनस 1 होगा -1, और -1 का स्क्वायर हो रहा है 1, तो 1 माइनस 1 0 तो मुझे मिल ही रहा है। बट फ्रैक्शन अब x अगर नॉन इंटीजर है तो ध्यान दो अब क्या होगा, x इज़ नॉन इंटीजर, x अगर नॉन इंटीजर है, x अगर नॉन इंटीजर है मतलब 3.5 है मान लो, तो 3.5 का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0.5 माइनस 1 आएगा -0.5, -0.5 का स्क्वायर आएगा 0.25, तो 0.25 में से एक निकालेंगे भैया तो वो तो निगेटिव हो जाएगा। हाँ, तो निगेटिव स्क्वायर रूट का तो निकल ही नहीं सकता। बात क्लियर हो रही है, समझ रही है। मतलब अगर x को मैं कोई भी नॉन इंटीजर ले लूँ, जैसे नॉन इंटीजर मतलब 3.9 ले लूँ, तो 3.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 आएगा, 0.9 में से एक जाएगा तो 0.1 आएगा, 0.1 का स्क्वायर 0.01 आएगा, तो 0.01 में से तो एक जा ही नहीं सकता, गया भी तो निगेटिव आएगा, और स्क्वायर रूट निगेटिव का तो निकल ही नहीं सकता। मतलब ये सॉल्व ही नहीं होगा अगर नॉन इंटीजर होगा तो, और अगर वो इंटीजर होगा तो सिर्फ एक ही आंसर मिलने वाला है 0। सो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑफ कोर्स डी। होप यू आर गेटिंग। We'll look at the next question, a very good question here. If 4 vertices of a regular octagon are chosen at random, then the probability that quadrilateral formed by them is rectangle. मतलब octagon के तो 8 vertices होते हैं, regular है मतलब सारे साइड इक्वल है। चलो क्या करता हूँ मैं, इस सर्कल पे वो 8 पॉइंट्स लेता हूँ। चलो यहाँ पे एक ले लेंगे, रेगुलर है मतलब ऐसे ले सकते हैं, 4 पॉइंट हो गए, ये 5 6 7 8 कुछ ऐसा बनाते हैं, चलेगा। तो ये हो रहा है अपने साइड्स इसके ऑक्टागन के। तो भाई मुझे ना इसमें से 4 वर्टिसेस चूज़ करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टागन बन गया। सो इन हाउ मेनी वेज आई कैन सिलेक्ट एनी 4, n ऑफ s इज 8c4। इसे भी 4 तरीके से मैं 8c4 तरीके से कोई भी 4 में वर्टाइस सिलेक्ट कर सकता, लेकिन सिलेक्ट करे वाले वर्टाइसेस जो है वो रेक्टेंगल बनाना चाहिए।
तो रेक्टेंगल कब कब बनाते हैं ज़रा ध्यान दो, ये 1 और 2 को सिलेक्ट किया मान लो, और उसके अपोजिट वाले 6 और 5 को सिलेक्ट किया तो रेक्टेंगल बन रहा है ना, 1 2 6 5 में। दूसरा रेक्टेंगल ऐसे बन रहा है क्या इधर, हाँ ऐसे एक बन रहा है यार इधर। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय देम इज रेक्टेंगल। तो अब ऐसे कितने बनेंगे भाई, एक दो से भी बनेगा, 2 3 से भी बनेगा ना। फिर ये एक पहला रेक्टेंगल ऐसा बना, दूसरा रेक्टेंगल ऐसे बन रहा है, तीसरा रेक्टेंगल ऐसे बनेगा क्या, 2 3 और 7 6 में, हाँ बन सकता है। अच्छा 3 4 का ऑलरेडी कवर हो गया, मतलब कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं ऐसे, 3 बन रहे क्या, 1 2 5 6 वाला एक बन रहा है, फिर 2 3 7 6 वाला भी बनेगा है ना, 2 3 और 6 7 वाला, फिर 3 4 7 8 वाला तो बन ही गया, मतलब वो एक बन गया, 3 4 5 ये भी बन जाएगा है ना ऐसे, 1 4 5 8 वाला भी बन जाएगा। तो कितने बन रहे हैं ऐसे, ऐसे रेक्टेंगल अगर हम देखेंगे तो टोटल 8 वर्टाइसेस के अपोजिट वाले हाफ कर देंगे तो 4 बन जाएंगे है ना। लेकिन क्या यही रेक्टेंगल बन रहे हैं या और भी कुछ बन रहे हैं, और भी कुछ बन रहे हैं, चेक करो और भी कुछ बनते हैं क्या यहाँ पर, क्या ऐसे बन सकते, 2 8 को मैंने सिलेक्ट किया मान लो ऐसे, यहाँ पे 2 8 को, और इधर ऐसे 4 और 6 को सिलेक्ट किया, तो ये भी रेक्टेंगल बनेगा क्या, ये स्क्वायर बनेगा, बट स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो ऐसे भी बनेंगे, तो ऐसे कितने बनेंगे चेक करो यार, तो हर वर्टाइसिस पे एक बनेगा क्या, ऐसा 1 3 का बन जाएगा, वैसे ही 1 3 का, फिर 2 4 का भी बन सकता है, 2 4 का, 4 6 का ऑलरेडी एक बनेगा, तो ऐसे 3 बन जाएंगे। 5 7 का जब बनेगा ना तो वो 1 3 वाले को पहले ही कवर कर रहा है। तो ऐसे कितने बनेंगे गेस करो, ये एक बना लिया, चलो और एक बनाएंगे, अलग कलर से बनाता हूँ, तो वो कुछ ऐसे बनेगा क्या, 1 3 ये वाला बन गया, दूसरा वाला, और कोई बनेगा, हो गया, 2 ही बन रहे हैं ऐसे, जो स्क्वायर बन रहे हैं वो ऐसे कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो ये 2 को भी मैं बोल सकता, तो ये एक्चुअली 6 बन रहे हैं ऐसे, 4 और 2 6, तो एक्चुअली टोटल कितने हो रहे हैं रेक्टेंगल्स, 6 बन रहे हैं। इसके अलावा और कोई बना सकता है क्या, गेस करो, नहीं बनेगा ना यार, 1 का कवर हो गया 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ वाला भी कवर हो गया, 3 का 5 वाला भी कवर हो गया, सारे कवर हो गए। तो ये स्क्वायर जो बन रहे वो 2 बन रहे, और प्योरली रेक्टेंगल जो बन रहे वो 4 बन रहे, तो 4 और 2 6 ऑप्शंस आ रहे रेक्टेंगल के अलॉन्ग विथ स्क्वायर्स। तो ये हो रहा है एन ऑफ ए। तो अब हमको निकालना है टोटल पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसकी भाई, प्रोबेबिलिटी आएगी एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए आ रहा है 6 और एन ऑफ एस आ रहा है 8c4। 8c4 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8c4 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 3 जा 6 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8, तो ये आ रहा है 70, तो ये आ रहा है 70 नीचे, तो ये एक्चुअली मुझे दे रहा है 3/35। सो आई वुड से दैट दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। एक्चुअली इसका आंसर उसने क्या दिया, 1/35 दिया शायद, बट ये रॉन्ग है। इसका सही आंसर होना चाहिए 3/35, क्योंकि टोटल रेक्टेंगल्स हम कोई भी चारों को सिलेक्ट करके कितने बना पा रहे, 6 बना पा रहे। तो उसमें से प्योरली रेक्टेंगल 4 है और 2 स्क्वायर्स है, और उन 2 स्क्वायर्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो 3/35 ऊपर ऑप्शन आ रहे 6, और टोटल बन रहे कितने, टोटल बन रहे भाई ये 8 इंटू या 70 बन रहे टोटल, वट एवर है ना, 35 इंटू 2 70 बन रहे, एन ऑफ एस 70 आ रहा। टोटल अलग अलग स्क्वायर्स हम बना पा रहे, सॉरी क्वाड्रिलेटर बना पा रहे 70, और उसमें से रेक्टेंगल बन रहे 6, तो 6/70 मीन्स 3/35 शुड बी द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन रिलेटिवली रॉन्ग है, इसका बोनस मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5, और सवाल ये कह रहा है कि दिस इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल। कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव
0 से बड़ा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 3x² माइनस 6x माइनस 24, ये आना चाहिए 0 से बड़ा। अब भाई इसका मतलब ये है कि 3 से डिवाइड कर लेंगे तो x² माइनस 2x माइनस 8 शुड बी ग्रेटर दैन 0। इसके फैक्टर्स गिरेंगे x प्लस 2 एंड x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर दैन 0। तो इसका एक रूट आ रहा है -2, एक रूट आ रहा है 4, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट +1 है, पॉजिटिव है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा ऊपर जाने वाला होगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव कब है भाई, ये पॉजिटिव तब है जब ये x एक्सिस के ऊपर ग्राफ आ रहा है। तो 4 के आगे आ रहा है ग्राफ ऊपर और -2 के पीछे आ रहा है ग्राफ ऊपर। इसका मतलब ये पॉजिटिव रहने के लिए हमको x की वैल्यू 4 से बड़ी और -2 से छोटी लेनी चाहिए। सो द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज A, विच इज सेइंग दैट इन दिस केसेस दिस ग्राफ इज 4 से आगे ग्राफ ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, -2 से पीछे भी ग्राफ ऊपर है मतलब पॉजिटिव है x एक्सिस के, ये x एक्सिस है हमारा। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो फंक्शन इंक्रीजिंग रहने के लिए x की वैल्यू 4 से बड़ी या -2 से छोटी लेनी चाहिए। ए ऑप्शन वुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट। हैव अ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC इज अ ट्रायंगुलर पार्क विथ AB एंड AC आर 100 मीटर्स। ओके, एक ट्रायंगुलर पार्क है बोल रहा है वो। चलो पार्क का कलर ग्रीन रहता है, तो चलो पार्क अपन ग्रीन कलर से ले लेंगे। ये हमारा पार्क है, मान लो ये ABC इज द पार्क, और इसमें एक टावर है ऐसा वो कह रहा है। टावर कैसा है, AB और AC की लेंथ कितनी है 100, तो यहाँ पे 100 ले लेंगे AB और AC। एंड देर इज़ अ क्लॉक टावर इज सिचुएटेड एट द मिड ऑफ द पॉइंट BC। टावर है और टावर मिड पॉइंट पे है यहाँ पर, और ये टावर को ले लेंगे वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ये टावर मैं ऐसे ले लूँ क्या यार, टावर चलो ऐसे ले लेता हूँ टावर, ये टावर है अपना, ठीक है। अबे टावर कहाँ है, मिड पॉइंट पे है BC के मिड पॉइंट पे है। देखो ये ऑलरेडी आइसोसेल्स ट्रायंगल हो रहा है और ये मिड पॉइंट है, मतलब डेफिनेटली हम ऐसा कह सकते कि ये A से C ये मिड पॉइंट तक ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट होगी ये परपेंडिकुलर हो गया ऐसे, है ना। ये देखो ये पार्क जो है ना वो ग्राउंड पर आ रहा है और ये ग्राउंड को परपेंडिकुलर टावर है हमारा, और टावर BC के मिड पॉइंट पे है। तो अब आगे वो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर एट A एंड B आर कॉट इनवर्स ऑफ 3.2। तो ये टावर के टॉप को अगर A पे के लड़के ने देखा तो उसका एंगल कितना हो रहा है भाई। हाँ, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इस टॉप को अगर यहाँ पे देखा किसी ने तो यहाँ पे जो एंगल हो रहा है मान लो x एंगल हो रहा है, तो ये एंगल x जो है वो x एंगल है कॉट इनवर्स ऑफ 3.2, मतलब कॉट x आ रहा है 3.2। अब कॉट x क्या होगा भाई, कॉट x, अब मुझे कॉट x मतलब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है ना, ये कौन सा वाला, चलो इस मिड पॉइंट को मैं m लेता हूँ, टॉप ऑफ द टावर को t लेता हूँ, तो ये AMT ट्रायंगल में AMT राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है क्योंकि टावर परपेंडिकुलर होगा। तो AM जो ग्राउंड पे लाइन है उसको टावर परपेंडिकुलर है, तो AMT ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो कॉट x आ रहा है उस ट्रायंगल में, मतलब 3.2, मतलब एडजेसेंट साइड AM को पकड़ लेंगे क्या, चलो अल्फ़ा ले लेंगे, है ना। तो ये अल्फ़ा डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द टावर, TM जो हाइट ऑफ टावर है वो आ जाएगी h। तो कॉट होता है एडजेसेंट बाय अपोजिट h आ रहा है, तो अल्फ़ा बाय h आ रहा है 3.2, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 3.2h, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिला है। फाइनली सवाल क्या है, B पे जो एंगल बन रहा है, चलो अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, चलो ये डॉटेड लाइन्स को डिलीट करता हूँ। वैसे अगर B पर बैठे वाले लड़के ने अगर टॉप ऑफ द टावर को देखा तो भाई उसका एंगल कितना हो रहा है, तो उसका एंगल बन रहा है कितना ग्राउंड के साथ एलिवेशन का, कोसेक इनवर्स ऑफ, चलो इस एंगल को अगर मैं y मान लूँ तो y एंगल बन रहा है कोसेक इनवर्स ऑफ 2.6, मतलब कोसेक y आ रहा है 2.6। अब कोसेक y मतलब क्या होगा यार, कोसेक y मतलब हाइपोटेनस, ये जो BT हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल में, ये तो राइट एंगल बन रहा है ना यहाँ पे टावर के मिड पॉइंट, ये BC के मिड पॉइंट पे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है। टावर तो ऐसा वर्टिकल है, BM पार्क में है, और B पे बैठे वाले लड़के को टॉप को देखने के लिए एंगल कितना बनाना पड़ रहा है, ग्राउंड से y एंगल बनाना पड़ रहा है। तो ये y एंगल है कोसेक इनवर्स ऑफ 2.6, तो कोसेक y आ रहा है 2.6। अब कोसेक होता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट में तो ये 4 रहा, लेकिन ये हाइपोटेनस हमको नहीं पता डॉटेड, लेकिन ना हम ये B से M तक की दूरी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना AMB
ध्यान दो ए एम बी, इसमें ये अल्फ़ा है और ये हाइपोटेनस 100 है, मतलब ये जो एम बी है ये इस ट्रायंगल में वाई वाले एंगल वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है ये एम बी। तो ये एम बी ना भैया हम निकाल सकते हैं ये बड़े वाले ट्रायंगल से भी हाइपोटेनस पाइथागोरस अप्लाई करके। तो चलो इस कोसेक वाई को अगर हम कर देंगे कन्वर्ट किस में, कॉट में, तो शायद हमको ये हाइपोटेनस कॉट में, क्योंकि एडजेसेंट बाय अपोजिट रहता है तो एडजेसेंट एम बी होगा, तो क्या करेंगे इसको स्क्वायर करेंगे, कोसेक स्क्वायर -1 क्या आता है चलो देखते हैं। कोसेक स्क्वायर y -1 हो जाएगा 2.6 का स्क्वायर -1, तो वही ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ऑफ y, कोसेक स्क्वायर y -1 कॉट स्क्वायर y आएगा, और 2.6 का स्क्वायर कितना आता देख लो, -1 कर दो कितना आएगा भाई 2.6 का स्क्वायर, 2.6 इंटू 2.6 6 6 36, या फिर अगर मैं डायरेक्ट स्क्वायर निकाल लूँ, अब ये तुम निकाल सकते हो स्क्वायर, 2.6 का स्क्वायर 6 6 36, फिर ये आएगा 3 12 24 और 3 27, 6.76 में से 1 जाएगा 5.76 आ रहा है, तो कॉट y आ रहा है 5.76। अरे इसका मतलब कॉट y कितना, कॉट स्क्वायर y 5.76 आ रहा है, तो कॉट y कितना आ जाएगा भाई 2.4 आ जाएगा, 2.4 का स्क्वायर 5.76 आएगा ना, 24 का स्क्वायर 576 आता है। अब कॉट y क्या होगा देखो, ये वाले ट्रायंगल में कॉट y है, कॉट y ये वाले ट्रायंगल में कॉट y है, तो कॉट y होगा एडजेसेंट, ये एडजेसेंट एम बी डिवाइडेड बाय हाइट, तो एम बी बाई एच आ रहा है कॉट y, तो एम बी बाई एच आ रहा है 2.4, इसका मतलब एम बी की वैल्यू आ रही है 2.4 एच, एग्रीड। अब ये एम बी कैसे निकाले, एम बी कैसे निकाले, तो ये एम बी हम ये वाले ए एम बी ट्रायंगल में पाइथागोरस से अप्लाई कर सकते हैं, हाइपोटेनस के स्क्वायर के में से अल्फा का स्क्वायर निकालो और रूट कर दो तो एम बी मिल जाएगा, तो एम बी आ रहा है 100 का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 2.4 एच, एग्रीड। ओके, तो भाई इस एच की जगह क्या कर देंगे, इस एच की जगह या तो हम अल्फ़ा की जगह 3.2 एच रख सकते तो हमको एच मिल जाएगा, या इस एच की जगह अल्फ़ा बाई 3.2 एच रख सकते, तो मैं क्या करूँगा इस अल्फ़ा की जगह 3.2 एच रख देता हूँ, अल्फ़ा की जगह 3.2 एच। सो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ, रूट के अंदर 100 का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की जगह 3.2 का स्क्वायर और एच का स्क्वायर इक्वल टू 2.4 का इंटू एच। So if I again further solve this, what I will be getting, see स्क्वायर रूट हटाना है मुझे, तो ये हो रहा 100 का स्क्वायर माइनस 3.2 का स्क्वायर एच का स्क्वायर इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर एंड एच का स्क्वायर। सो 100 का स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 3.2 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर और कॉमन आ जाएगा एच का स्क्वायर। सो इफ़ आई सॉल्व दिस फर्दर I'll be getting h square equal to 625 and h equal to 25, so h मिल जाएगा इससे, तो राइट ऑप्शन वुड बी व्हाट, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, सो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। तो कैसे कैसे सॉल्व किया देखो, 3 ट्रायंगल बने, ये वाला ट्रायंगल से हमको ये एम बी निकालना पड़ा, और ये एंगल x है उससे हमने पहले ही ये अल्फ़ा और h का रिलेशन निकाल लिया था, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भाई तुमको याद रखना पड़ेगा। वेल इसमें देखो कितने तरीके से कैसे कैसे ये ऐसे लगातार जेईई में सवाल आते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन और ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और हम ऐसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर ऐसे क्वेश्चनों का उतना कम डर लगेगा, नहीं तो हम डरते रहते फिर एग्ज़ाम में बिल्कुल हमको जमता नहीं, और लगातार ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन के सवाल है। वेल हैव अ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। If the vectors AB bar is minus 3i plus 4k and AC bar is 5i minus 2j plus 4k are sides of the triangle ABC, then the length of, देखो मीडियन, मैं बार बार कहता हूँ ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होते हैं, बहुत बार आते हैं। मीडियन कैसे निकाले, ये ट्रायंगल ABC है, ये AB बार हमको दिया, AC बार दिया, तो A में से जाने वाली मीडियन कैसे निकाले, AD बार, तो AD बार हम निकाल सकते हैं एडजेसेंट साइड A में से जाने वाले AB बार की और AC बार की एडिशन करें डिवाइडेड बाई 2 करें, इससे हमको मीडियन मिल जाती है। अब AB बार और AC बार की एडिशन करें तो -3i प्लस 5i बन जाएगा 2i,
और 4 इसमें j तो है नहीं, तो ये -2j प्लस 0j बन जाएगा -2j, और ये 4k और ये 4k बन जाएगा 8k, और होल डिवाइडेड बाय क्या है 2 है, तो तुम्हारा मीडियन बन रहा है i माइनस जे प्लस 4k। एंड दे आर आस्किंग यू लेंथ ऑफ AD, मीडियन की लेंथ पूछ रहे a में से जाने वाले, तो ये बन जाएगी रूट के अंदर i का कोएफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट -1 है उसका स्क्वायर, और k का कोएफिशिएंट 4 है 4 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है 16 और 2 18 रूट 18। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑफ कोर्स B. Well, so that was easy. Suppose in this question sometimes in future you could be given BC bar and BA bar, और B में से जाने वाली मीडियन निकालो, तो BC बार प्लस BA बार डिवाइडेड बाय 2 कर दो, B में से जाने वाली मीडियन भी मिल जाएगी। तो उस केस में तुमको BC बार और BA बार दिया जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे अलग अलग पूछे जा सकते हैं। सो यू रिमेंबर दिस थिंग्स एंड सॉल्व सच थिंग्स रेगुलरली। द नेक्स्ट क्वेश्चन हैव अ लुक द निगेशन। अरे भाई लॉजिक अपना हमेशा वाला निगेशन पूछा, इसका P और निगेशन ऑफ P और Q का ये पूछ रहा है निगेशन। निगेशन मतलब बाहर लगा देता हूँ निगेशन। भाई निगेशन इस और का बना देगा एंड P को ले लेगा निगेशन, फिर भाई ये ब्रैकेट में जो निगेशन ऑफ P और Q है वो उस ब्रैकेट को भी लगा देगा निगेशन। नहीं, ये निगेशन क्या करता है, और का एंड बना देता और इधर वाले को भी निगेशन लगाएगा और ब्रैकेट को भी निगेशन लगा देगा। तो ये बन जाएगा क्या, देखो अब आगे निगेशन ऑफ P एंड, अब ये निगेशन क्या करेंगे अंदर अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का और बन जाएगा एंड, और निगेशन ऑफ P बन जाएगा P, और Q का निगेशन बन जाएगा निगेशन ऑफ Q। ये हमारा आंसर हो रहा है। तो मुझे बस ये वैल्यू दिख रही है ए ऑप्शन में, निगेशन ऑफ P फिर एंड है, सिर्फ सीक्वेंस बदल गए, निगेशन ऑफ P है एंड है, देखो फिर ब्रैकेट में क्या है P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑफ कोर्स A। ठीक है, ओके दैट्स ऑल।